इस वीडियो में हम समझेंगे लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट किस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरैक्शन से उनका मोशन किस तरह बदलता है। फोर्स एक एक्सटर्नल पुश या पुल है जो ऑब्जेक्ट पर लगने पर उसकी पोजीशन या मोशन को चेंज करता है। कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगने पर कितना इफेक्ट होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स किस मैग्नीट्यूड में लगाया जा रहा है। फोर्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सेकंड, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली टच होते हैं तब यह फोर्स क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह के फोर्स में ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में होता है और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब फ्रिक्शन होने के कारण फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के और कई एग्जाम्पल हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। इन सभी फोर्स को हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस। इस तरह के फोर्स में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स में यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जैसे अर्थ अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है जिससे वे अर्थ पर फॉल करते हैं। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स के और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन सभी फोर्स को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। फोर्स की इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट न्यूटन है। मैथमेटिकली फोर्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें F फोर्स है, M मास है और A ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है। इनर्शिया। इनर्शिया फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने में मदद करता है। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकता है। यह किसी भी ऑब्जेक्ट की इनेबिलिटी है जिसके कारण वह खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है तो रेस्ट पर रहेगा और अगर वह मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इस कॉन्सेप्ट को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी समझाया गया है और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया मेनली तीन टाइप के होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यह किसी बॉडी की वह इनेबिलिटी या प्रॉपर्टी है जिसमें वह अपना स्टेट ऑफ रेस्ट खुद चेंज नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। एग्जाम्पल के लिए, टेबल पर रखी हुई एक बुक अपने आप मूव नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। इनर्शिया ऑफ मोशन। यह किसी बॉडी की इनेबिलिटी है जिसके कारण कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह खुद रेस्ट पर नहीं आ सकती और ना ही अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अर्थ के चारों ओर मूव करते हुए सैटेलाइट जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व करते रहते हैं क्योंकि यहां एयर फ्रिक्शन या कोई और फोर्स नहीं है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यह किसी भी बॉडी की इनेबिलिटी है जिसके कारण वह अपना डायरेक्शन खुद चेंज नहीं कर सकती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। एग्जाम्पल के लिए, एक चलती हुई कार जब शार्प टर्न लेती है तब कार में बैठे हुए पैसेंजर स्ट्रेट डायरेक्शन में फोर्स महसूस करते हैं
और यह फोर्स उन्हें बाहर की ओर पुश करता है। ऐसा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। लॉज ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया है, साथ ही ऑब्जेक्ट के मोशन और उस पर लगने वाले फोर्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। लॉज ऑफ मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड, न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। आइए अब हम न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा या एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आसान शब्दों में कहे तो ऑब्जेक्ट जो काम कर रही है वो उसी काम को करते रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। इसे लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. एग्जाम्पल के लिए टेबल पर रखा बुक तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करे। एक मूविंग कार तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ब्रेक अप्लाई ना किया जाए या फिर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग किसी बॉडी के लिनियर मोमेंटम में चेंज उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये चेंज हमेशा अप्लाई किए गए फोर्स के डायरेक्शन में होता है। लिनियर मोमेंटम फिजिक्स का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। लिनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट के मोशन के अमाउंट को बताती है और इसे ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन किया जाता है। लिनियर मोमेंटम को मैथमेटिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। P इक्वल टू m इंटू v, जहां P लिनियर मोमेंटम है, m ऑब्जेक्ट का मास है, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। According to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the applied force. अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का मास m है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस बॉडी का लिनियर मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v है। मान लेते हैं कि F बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, क्योंकि फोर्स बॉडी के लिनियर मोमेंटम को चेंज कर देता है, जिसे dp बाय dt से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स इक्वल टू dp बाय dt। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स dp बाय dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हम देखते हैं कि F इक्वल टू k dp बाय dt है। यहाँ k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब पहले वाले इक्वेशन में p की वैल्यू रखने पे हम देखते हैं कि F इक्वल टू k इंटू dmv बाय dt है। क्योंकि m एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F इक्वल टू km इंटू dv बाई dt। हम जानते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है, इसलिए फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। F इक्वल टू m इंटू a, जहां k की SI यूनिट्स 1 होती है। न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। हम ये जानते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स और उसके एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को बताता है। थर्ड लॉज हमें बताता है कि बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है। इस लॉ का मतलब यह है कि किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स हमेशा किसी दूसरे बॉडी के कारण लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कॉइल स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, तब बॉडी के थ्रू स्प्रिंग पे फोर्स लगने के कारण स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाता है। स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने के बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करता है, जो लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण स्टोन को नीचे की ओर पुल करता है। न्यूटन के अकॉर्डिंग स्टोन अर्थ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। हम इस फोर्स को नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और स्टोन के थ्रू लगाए जाने वाला फोर्स नेग्लिजिबल होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ एक्शन टर्म का मतलब है कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगा, जबकि रिएक्शन टर्म का मतलब है कि दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगा। इम्पल्स। इम्पल्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है। उसे हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हिटिंग अ क्रिकेट बॉल, किकिंग अ फुटबॉल। इन सभी एक्टिविटी में लगने वाला फोर्स इम्पल्सिव फोर्स होता है। इम्पल्सिव फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, यह इंस्टेंट बदलता है। पहले 0 टू मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम टू 0। इस फोर्स को मेजर करना आसान नहीं है क्योंकि यह बहुत ही शॉर्ट टाइम में बदलता है। इस केस में हम फोर्स के टोटल इफेक्ट को मेजर करते हैं, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। इस फोर्स को हम मेजर करने के लिए एवरेज फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिकली, इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम होता है। इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो हमें कुछ यह वैल्यू मिलेगी। इसमें फोर्स इनटू चेंज इन टाइम इक्वल टू इम्पल्स है, P1 इक्वल टू इनिशियल लिनियर मोमेंटम है और P2 इक्वल टू फाइनल लिनियर मोमेंटम है। इस इक्वेशन से हम इम्पल्स को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इम्पल्स इज द measure of change in linear momentum during the impact of the force. फ्रिक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है? फ्रिक्शन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रुक नहीं सकती। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि एक रोलिंग बॉल कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। सिमिलरली, अगर कोई कार मोशन में है और अगर हम उसका इंजन ऑफ कर दें तो हम देखेंगे कि वो कार कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाती है। ये सभी एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि कोई इनविजिबल फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। इस अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब हम किसी वुडन ब्लॉक पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तब हम पाते हैं कि वो मूव नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किए गए फोर्स के इक्वल या फिर ज्यादा है। फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Friction is an opposing force that comes into play when one body actually moves, or even tries to move, over the surface of another body. आसान शब्दों में कहें तो फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स है जो किसी बॉडी के मूव करने या फिर मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई किए जाने पर क्रिएट होता है। यह फ्रिक्शन हमेशा अप्लाई किए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। साथ ही फ्रिक्शन दो बॉडी के सरफेस कांटेक्ट होने पर और उनके बीच रिलेटिव मोशन होने के कारण होता है। आइए अब जानते हैं कि फ्रिक्शन क्यों और कैसे क्रिएट होता है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को समझने के लिए दो तरीके हैं, ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू। आइए पहले हम ओल्ड व्यू को समझते हैं। ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग
फ्रिक्शन का कारण बॉडी की रफनेस होती है। जब हम किसी सरफेस को देखते हैं तो वो हमें नेकेड आई से स्मूथ दिखाई दे सकती है, लेकिन जब उसे हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो एक्चुअल में वो रफ और इरेगुलर होती है। ये हर तरह के सरफेस में देखा जा सकता है। जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं, तब एक बॉडी का इरेगुलर सरफेस दूसरी बॉडी के इरेगुलर सरफेस के साथ लॉक हो जाता है। जब हम किसी एक बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं, तब ये इरेगुलर इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना पड़ता है और इसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसी फोर्स के मेजरमेंट को हम फ्रिक्शन कहते हैं। इस ओल्ड व्यू की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट, अगर हम ओल्ड व्यू की माने तो फ्रिक्शन सरफेस एरिया के साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस कांटेक्ट होगा उतना ही फ्रिक्शन क्रिएट होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि किसी दो सरफेस के बीच क्रिएट होने वाला फ्रिक्शन एक्चुअल कांटेक्ट एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। सेकंड, जब कांटेक्ट सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो तो तब सरफेस के बीच फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होने पर फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। आइए अब समझते हैं मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू हमें ये बताता है कि फ्रिक्शन दो सरफेस के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन के कारण बनता है। अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो हम देखते हैं कि सिर्फ उभरे हुए हाई पॉइंट्स ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल एरिया जो कांटेक्ट में है वो बहुत कम है। जो एरिया पॉइंट्स आपस में टच कर रहे हैं वहां सरफेस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं और एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही हम पाते हैं कि एक्चुअल कांटेक्ट एरिया बहुत कम होने के कारण हर एक कांटेक्ट पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है और ये प्रेशर कांटेक्ट पॉइंट को डिफॉर्म कर देता है। इसे हम कोल्ड वेल्ड बोलते हैं। ये एक तरह का टेम्पररी जॉइंट होता है। जब कोई एक बॉडी मूव करने की कोशिश करती है तब ये सभी टाइनी कोल्ड वेल्ड्स टूटने लगती हैं और इसके कारण अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ध्यान रहे कि ये टाइनी कोल्ड वेल्ड्स दोबारा बनती रहती हैं जब भी कांटेक्ट पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तब क्रिएट होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हों और साथ ही मूव करने की कोशिश करें या फिर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इसे हम कांटेक्ट फ्रिक्शन भी कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन दो लिक्विड लेयर्स के बीच क्रिएट होता है जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इंटरनल फ्रिक्शन को आसान शब्दों में विस्कोसिटी कहा जाता है। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और सेकंड, इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तब क्रिएट होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हों और साथ ही मूव करने की कोशिश करें या फिर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इसे हम कांटेक्ट फ्रिक्शन भी कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन ये दो लिक्विड लेयर्स के बीच क्रिएट होता है जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इंटरनल फ्रिक्शन को आसान शब्दों में विस्कोसिटी कहा जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सटर्नल फ्रिक्शन को ही डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फ्रिक्शन को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका वेट mg है और इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। ग्रेविटी के वजह से वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करता है और इसके कारण इक्वल और अपोजिट नॉर्मल फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ब्लॉक पे फोर्स भी अप्लाई किया जा रहा है। हम जानते हैं कि बहुत कम फोर्स बॉडी को मूव नहीं कर सकती, तो प्रैक्टिकली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स क्रिएट होगा। इसे हम F से डिनोट कर सकते हैं। ये फोर्स F अप्लाइड फोर्स P के इक्वल होता है, जिससे नेट फोर्स 0 हो जाता है और बॉडी मूव नहीं करती। इस फोर्स F को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है।
the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another, but the actual motion has yet not started, that is called static friction. आसान शब्दों में कहें तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो बॉडी के रेस्ट पोजीशन में फोर्स अप्लाई करने पर क्रिएट होता है। इसमें अप्लाइड फोर्स P इंक्रीज होने के साथ फोर्स F भी इंक्रीज होता है, और ये दोनों फोर्स एक सर्टेन लिमिट तक हमेशा इक्वल रहते हैं जिसके कारण बॉडी मूव नहीं करती। इसलिए इस फोर्स F को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब हम अप्लाइड फोर्स को लगातार इंक्रीज करते हैं तब एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की यही मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स ऑन टू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी। आसान शब्दों में कहें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के जस्ट मूव होने पर क्रिएट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के आगे थोड़ा और फोर्स अप्लाई करते हैं तब बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट होता है। ध्यान रहे कि बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने पर भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, लेकिन अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होती है, इसलिए बॉडी मूव करती है। इस स्टेज में क्रिएट होने वाले फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी। आसान शब्दों में कहें तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो बॉडी के मूविंग स्टेट में क्रिएट होता है। ध्यान रहे कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बॉडी मोशन में होती है तब बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट्स को जुड़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, और इसीलिए जब एक बार बॉडी मूव करने लगती है तब अप्लाइड फोर्स भी कम लगाना पड़ता है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ फंडामेंटल नियम होते हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये लॉज एक्सपेरिमेंटली डिराइव किए गए हैं। आइए इन लॉज को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रही हो या एक्चुअल मोशन में हो। यानी फ्रिक्शन की दिशा हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट होती है। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। कहने का मतलब, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड अप्लाइड नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसे मैथमेटिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, या फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, जहां म्यू फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। इस कोएफिशिएंट की वैल्यू मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। थर्ड, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपैरेंट एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब, लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। जब तक सरफेसेस स्मूथ और ड्राई हों तब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। यानी अगर कॉन्टैक्ट एरिया चेंज किया जाए पर बाकी सब समान रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स में कोई खास बदलाव नहीं होता। फोर्थ, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। कहने का मतलब, फ्रिक्शन सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन की वैल्यू सरफेस की रफनेस और मटेरियल पर डिपेंड करती है। जितनी रफ सरफेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर मटेरियल पेयर के लिए अलग होता है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।